So we can't hear you, sir. Okay. Right. So good afternoon, everyone. Whatever this ये जो प्रोग्राम है आज, the very important for next to 1.5 hour, आप सब लोग you have to focus, complete focus रखिए. आपके हाथ में पेपर और पेन ले लीजिए. जो भी स्पीकर्स बात करेंगे आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि अपने दो ही इंपॉर्टेंट है यहाँ. हाउ टू गेट 10/10 GPA इन हिंदी सब्जेक्ट, एंड सेकेंड वन इज 100% पास इन योर सब्जेक्ट. ये दो चीजों पे डिस्कस होने वाला है. देयर आर लॉट ऑफ सीनियर मोस्ट स्पीकर्स. आप सब लोग बात करना है. आप सब लोग अपने आप आगे आके आपका ओपिनियन शेयर करना है. दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, इट इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म. कोई ऐसा नाम बुला के मैं नहीं बोलूंगा किसी को. आप अपने आप आगे आइए. आफ्टर राजाराम सर, फर्स्ट राजाराम सर विल स्पीक. उसके बाद में जो भी है आप सो मेनी आप में होगा. बहुत सारे हिंदी टीचर्स होंगे जो बहुत बढ़िया 10/10 लाए होंगे पिछले सालों में, और ये साल में भी अपन और ज्यादा लाना है. इट मे बी मोर देन 10 times यू हैव टू ब्रिंग. यू हैव टू प्रॉमिस टू अवर मैनेजमेंट टू गेट मोर 10/10s इन योर सब्जेक्ट.
सो आप उसके लिए आप आगे आना पड़ेगा। पहले थिंग सीखने के लिए आगे आना है, दूसरा चीज जो भी है बोलने के लिए आगे आना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर आई लव एवरीवन। आई रिक्वेस्ट मिस्टर राजाराम गारू टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम सिरिसिला ब्रांच। इज अ सीनियर मोस्ट हिंदी टीचर। उसके बाद इज गोइंग टू टेक फॉर 20 to 30 minutes। अपने हाथ में सिर्फ 1.5 hour है। यू हैव टू मेक यूज ऑफ 1.5 hour effectively, right? कम ऑन राजाराम गारू, गेट स्टार्ट है। ओके, तो सबको प्रणाम, सब टीचर को, अध्यापक को। आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू गेट 10GPA इन हिंदी। हिंदी जो है ये सरल लैंग्वेज है, ये देवनागरी लिपि है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। ये सरल है एकदम। लेकिन कोई समझते है कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन इससे इजी कौन सा नहीं है। क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वहां पर कितने 26 लेटर रहते हैं, लेकिन हम आसानी से बात करते, आसानी से बात कर सकते हैं। लिखते हैं अलग और पढ़ते भी अलग है। हम यहां पर एग्जाम्पल लिखे अंग्रेजी के बारे में। हम लिखते हैं बट, यहां पर स्पेलिंग क्या है, BUT, लेकिन लिखना अलग है और पढ़ना भी अलग है। यहां पर हिंदी के वास्ते क्या होगा, बुट होगा। यहां पर कैसा होगा, बुट। बट वी आर रीडिंग हियर बट। जैसा हिंदी क्या है, यहां पर हम लिखते हैं सरल। जैसा लिखे वैसा ही हम पढ़े, सरल। सही बात है ना, जैसा लिखे वैसा ही हम पढ़े। सो इसको क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। सही बात है ना। यहां पर हम आज चर्चा करने वाले हैं 10GPA के बारे में। हम गर्व करना चाहिए हमारे सब्जेक्ट पर, क्योंकि हमारे हिंदी सब्जेक्ट में हम सब बच्चों को 10GPA सबसे ज्यादा आना चाहिए, और अपना नाम अपने पाठशाला में और अपने मोहल्ले में और अपने सिटी में रोशन करना है। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज जो है एकदम सरल, आसान और बढ़िया लैंग्वेज है। यहां पर 10GPA लाने के लिए हमारे कक्षा में छात्रों के लिए क्या करना है, पहले हम सीखते हैं। छात्रों को हम पहला हिंदी से डरने से उसको दूर करना। पहला सूत्र क्या है, हिंदी से डरने से उनको दूर करना है। क्योंकि अगर जो डरा वो मरा, अगर जो डरा वो मरा, ये सूत्र है हमारा। एक गांधी जी बोले थे। सही बात है ना। सो हम छात्र को ये सिखाना है कि हिंदी बहुत आसान और इजी और सरल लैंग्वेज है। क्योंकि यहां पर हम अगर उनको ज्ञान दे, अच्छे से पढ़ाए, तो उनका नाम और अपना नाम और उनका बुद्धि जो है विकास हो जाएगी। और जो बच्चा जो रहता है उनको हम जो पढ़ाते हैं, पहला पाठ जो रहता है बरसते बादल। एग्जाम्पल, बरसते बादल जब पढ़ते हैं बच्चों को, तो जो लेसन का कॉन्सेप्ट जो रहता है उनके दिमाग में छिप जाना चाहिए। क्योंकि बरसते बादल जो पाठ है, बरसते बादल, बरसते बादल जो पाठ है, क्यों लिखा गया है, किसने लिखा गया है, कब लिखा गया है, उनका कवि कौन है, और किसके बारे में उस पाठ में चर्चा की गई है, ये सब बच्चों को दिमाग में छिप जाना है। वैसा हम उनको प्रेरणा करना है, मोटिवेशन करना है। क्योंकि बिना मोटिवेशन हम कुछ नहीं कर सकते, बिना मोटिवेशन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको कैसा पढ़ाना है कि बरसते बादल पाठ पढ़े तो उनको सोचना है कि सही में बरसात हो रही है कक्षा में। ऐसा उनको उस पाठ के अंतर में, भीतर में लेकर जाना है। ओके सबको। नेक्स्ट यहां पर वो कवि का नाम जो है सुमित्रानंद पंत जी, इसके बारे में उनको पूर्ण सिखाना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्योंकि ये पाठ जो है बरसते बादल बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरा है ईदगाह। ये दोनों पाठ है हमारे को बहुत आसानी से स्लो लर्नर को भी हम ऊंच कर सकते हैं, ऊंचे कर सकते हैं। और जो फास्ट लर्नर है उनको 10GPA में बिठा सकते हैं जाकर। सो हमारे को क्या करना है, प्रयत्न हमारे हिंदी में छात्र जो हो अपने कक्षा में 10GPA हिंदी में ज्यादा चाहिए। हमारे गर्व होना चाहिए सबको।
ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उनकी हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी अच्छी होनी चाहिए हस्ताक्षर, क्योंकि बच्चा जो पढ़ता है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, एक बच्चा लिखता है लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता, दोनों भी लेवल रहना चाहिए, एक ही हिसाब में, एक ही हिसाब से, एक ही हिसाब से रहना चाहिए, पढ़ना और लिखना, क्योंकि वो 10वीं कक्षा है, 6वीं कक्षा, 7वीं 8वीं कक्षा नहीं है, हम धीरे 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 उसको लाकर 10वीं में बिठा लिए, और 10वीं में अगर बच्चा फेल हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो भी अच्छे अंक आ गए तो आप बहुत ही खुशी हो जाएगी, उसके माँ बाप भी खुशी हो जाएंगे, टीचर भी, प्रिंसिपल सभी आपको बहुत याद करेगा, और बच्चे भी सब बोलेंगे सर वो दूसरा से नहीं पढ़ रहा लेकिन हिंदी बहुत अच्छा पढ़ रहा है। सो क्या करना चाहिए अब यहाँ पर, जो स्लो लर्नर बच्चा जो रहता है, यहां पर डेट्स दिए जाते हैं, कभी क्या जन्म दिया जाता है और उनके निधन दिया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। सो उनके बारे में एक दिन स्लो रहता है ना, उनको एटलीस्ट दो कर कर पढ़ाना है, उनका जन्म कब हुआ, उनके पुरस्कार क्या है, रचनाएं क्या है, सब सिखाकर लास्ट निधन कब हुआ, ये स्लो लर्निंग के बारे में। और जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा लिखना ही पड़ेगा, और उनकी हस्ताक्षर भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर वो गलत लिखे तो भी टीचर जो रहता है मार्क दे दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो पेपर पूरा लिखा थोड़ा वहां पर गलती कर दिए तो भी हम छोड़ देते हैं, वहां पर भी छोड़ देते हैं मेरे शायद, लेकिन हम जब लिखाते हैं बच्चों को, उनकी राइटिंग जो रहती है हस्ताक्षर, एक बार दिखाता हूं एग्जाम्पल में, दिख रही है आपको, ये हमारे छात्र है 10वीं कक्षा, ए श्रीनिधि, इनका क्रमांक है 19, इन्होंने बहुत अच्छे लिखते हैं, ये बहुत अच्छे हैंड राइटिंग लिखते हैं हस्ताक्षर। सो यहां पर जो हस्ताक्षर होता है अच्छा लिखना पड़े, उनको प्रैक्टिस करवाना है। अब तो उनको हम हैंड राइट नहीं दे सकते, हैंड राइट कैसे देना, एक व्यास रचना, नहीं तो एक पत्र, नहीं तो एक उनको प्रैक्टिस हो और हस्ताक्षर भी बदल जाए, ऐसा देना चाहिए उनको। ओके, नेक्स्ट हम टास्क के रूप में क्या देना चाहिए, देखो यहां पर टास्क दिए, कवि परिचय दिए हमें, टास्क कवि परिचय, जो कवि परिचय इंपॉर्टेंट जो होता है उसके बारे में हम टास्क देना चाहिए। ओके, होमवर्क, टास्क, ये सब। नेक्स्ट प्रैक्टिस बिट्स, A7 प्रैक्टिस, F7 प्रैक्टिस, ये सबके बारे में उनको देना चाहिए, क्योंकि ये देने से उनको क्या होता है कि लिखना आता है और पढ़ना भी आता है। उनको बोलना चाहिए कि जब हम लिखते हैं उस समय पढ़ते पढ़ते लिखे, टीवी देखते या मोबाइल देखते या खाते हुए लिखे तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। जब ध्यान से लिखना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले हम हमारी कक्षा में जब एंटर होते ही हिंदी का वातावरण क्रिएट करना चाहिए। अपने जोनल मैनेजर बोलते हैं कभी कभी, व्हेन वी आर एंटर द क्लास, क्या होना चाहिए, पूरा हिंदी का वातावरण क्लास में पूरा होना चाहिए। सो ऐसे हम कर कर कक्षा में एंटर हो जाए, बाद में वो अपन देखते ही उनको हिंदी याद रहनी चाहिए, कल सर ने क्या बताया था, उसके बारे में बातचीत, नहीं तो सिनेमा के बारे में बातचीत करते। अगर हिंदी का वातावरण नहीं क्रिएट हुआ तो क्या करते, దసరా में कैसे మంచి డ్రెస్ చేసుకున్నావు, దసరా మంచుకున్నావు ఇట్లా మాట్లాడుకుంటారు క్లాస్ లో పిల్లలు, వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి, ఎప్పుడైతే మన క్లాస్ కష్టం అంటే ఎలా ఉండాలి, హిందీ వాతావరణం క్రియేట్ కావాలంటే మనం ఎంటర్ అయినామంటే నిన్న సార్ చెప్పిండు వెళ్తా అన్నారు, बट उनको क्या करना, हंसते हुए मजाक करता हुए पढ़ाना चाहिए। अगर आप सीरियस पढ़ाए वो आपकी बात नहीं मानेगा ही, कभी नहीं मानेगा। कैसे, सीरियसनेस, जोक होना चाहिए, मारना चाहिए, सब मार पीट से सब होना चाहिए, बिना मारे भी कुछ नहीं कर सकते। लड़कियां जो रहती है ओके, लेकिन लड़के जो होते हैं, महेश बाबू होता है कोई,
और कोई और एक होता है। सो उनको सबको अपन एक ही रास्ते पर लाना चाहिए। सो एक ही रास्ते पर लाने से क्या होता है, सब हिंदी वातावरण क्रिएट कर कर अच्छे पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हिंदी में कोई फेल नहीं होता। कब नहीं होता? जब हम अच्छे से पढ़ाए तभी कोई नहीं होता। जब हम गए टाइम पास गए करे, घर चले गए, आए कुछ बात किए, घर चले गए, इससे कोई बिगड़ने वाला नहीं। अपन भी खराब हो जाएंगे, पाठशाला जीरो हो जाएगी, कोई बच्चा अपने पाठशाला में ज्वाइन भी नहीं होगा। सो हमारे पाठशाला में बच्चे ज्वाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? 10 GP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपन जो एडमिशन को बाहर गांव जाते हैं, वहां पूछते हैं आपने क्लास में कितने आए 10 GP। అక్కడ क्या बोलते हैं ఏం రాలేదు అంటే అసలు మన స్కూల్ కి మన లాంటి స్కూల్ 100 ఉంటాయి అక్కడ, నారాయణ ఉంటది, చైతన్య ఉంటది, ఏదేదో ఉంటుంది మన చుట్టుపక్కల. సో మన స్కూల్లో ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటేనే పిల్లవాడు మన స్కూల్లో జాయిన్ అవుతాడు. ఎసాను స్పెషాలిటీ ఏం లేదనుకో, టీచర్లు వస్తారట, మాట్లాడతారు, పోతారు, అంతే. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మన డౌన్, మన స్కూల్ డౌన్, మనం డౌన్, మన ఫలితం కూడా డౌన్. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हमारे पाठशाला में एक स्पेशलिटी होना चाहिए 10वीं कक्षा के लिए. 10 GP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 10 GP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और जो स्लो लर्नर रहता है उसको पास करवाने के लिए हम क्या करना चाहिए? पैसेज जो रहते हैं, नोन पैसेज, अननोन पैसेज जो रहते हैं, उसको ध्यान से पढ़ाना है. क्योंकि बच्चे को यह पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट पैसेज में से क्वेश्चन आंसर को कैसा हम चुने और उत्तर लिखे. ओके, ये बात बच्चों को ध्यान से समझाओ. बाद में कविता रहती है, अननोन पैसेज रहता है. अननोन पैसेज के बारे में हम प्रैक्टिस करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्कबुक में ढेर सारे हैं, उन सबको पढ़ाना चाहिए. बाद में नॉन पोएम है, कविता है, कविता के बारे में भी हम जानकारी देना चाहिए बच्चे को. क्योंकि कविता जो रहती है, सब गाने गाते हैं, रोड सिंगर रहता है, कोई बाथरूम सिंगर रहता है. अभी क्या होना चाहिए? पर क्लास सिंगर होना चाहिए. कैसे गाना जाना चाहिए? बरसते बादल के कन कन का अधिकारी, ये पद्य जो पढ़ेगा, ये कविताएं जो पढ़ेगा बच्चे, उनके मन में हर बार वही याद आती. कौन सी याद आती है? बरसते बादल के बारे में क्या होता है, कन कन का अधिकारी क्या होता है, मामू जाने दे क्या होता है. ये सब जानने के बारे में क्या एटलीस्ट वो 1-2 लाइन लिखने के लिए प्रयास करेगा, जो स्लो लर्नर रहता है. और जो फास्ट लर्नर रहता है वो तो वो लिखता है. उसके बारे में स्लो लर्नर भी उसके साथ साथ जाने चाहिए, उसके पीछे पीछे भागना चाहिए, रुकना नहीं, कभी भी रुकना नहीं. वो और उसके पीछे मैं, मेरे पीछे बच्चे, बच्चे के पीछे स्लो लर्नर, ये सब निकल के एक क्या आएगा? लास्ट में एक रिजल्ट आएगा, वो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. उसके बाद हम 4 प्रश्न रहते हैं हमारे मॉडल पेपर में. एक बार मॉडल पेपर में आपको बताता हूं 10वीं का, बाद में चर्चा करेंगे धीरे धीरे. हमारे पहला 80 मार्क का पेपर रहता है. कितने मार्क्स? 80 मार्क्स का पेपर रहता है. यहां पर हमारे को 20 मार्क्स रहते हैं पार्ट बी. 20 मार्क्स पार्ट बी. ये समुद्र है, सबको पता है 20 मार्क्स कैसा रहते हैं, बड़ा समुद्र है. उस समुद्र को भी पार करना आसानी से मैं सिखाता हूं कैसा पार करते हैं. ओके, नेक्स्ट यहां पर प्लीज कीप इन म्यूट. नेक्स्ट यहां पर पहला बिट जो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, देखो मॉडल पेपर में पैसेज, ये क्या है? नॉन पैसेज. ये पता है अपने पास 4 है उपवास के लेसन, उसमें से एक आएगा. ओके, उसमें से एक आएगा. प्लीज कीप इन म्यूट. ओनली चिल्ड्रन कोई अच्छा है और एमपी टीचर परलक्ष्मी टीचर ओनली टीचर. 1 मिनट सौरभ डिस्टर्ब हो रहा है. टीचर क्लास टीचर What happened? फातिमा मैडम प्लीज कीप इन म्यूट. फातिमा मैडम Please, all of you, mute yourself. फातिमा मैडम जी
Right, sir. You can continue, Rajaram garu. I muted them. Sir, unmute, sir. Sir, unmute yourself, sir. ओके, सर ने सबको म्यूट कर दिया, सॉरी। ओके राइट, यहां पर 80 मार्क का पेपर है और यहां पर हमारे को 20 मार्क्स पार्ट बी और 60 मार्क्स में 20 मार्क्स जो रहते हैं वो बड़ी सरल से आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक पैसेज है, ये क्या है, नॉन पैसेज, सबको पता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे पुस्तिका में 4 रहते हैं उपवाचक लेसन, उसमें से एक दिया जाएगा और उसके 5 प्रश्न है, 5 अंक मिल जाएंगे। उनको क्या करना है, जस्ट यहां पर पढ़कर उत्तर लिखना है। यहां पर भी पैसेज है, यहां पर ही आंसर है, यहां पर भी क्वेश्चन है, यहां पर ही अंक भी है। सो 5 अंक आसानी से उनको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 मार्क का दिया गया है, ये है अननोन पैसेज, ये है अननोन पैसेज। यहां से इसको भी, यहां पर भी आंसर यहां पर है, क्वेश्चन भी है और अंक भी है। यहां पर 10 मार्क पूरे 15 हो गए, ये अननोन है। नेक्स्ट यहां पर देखिए कविता दी गई, यहां पर एक कविता दी गई है, ये नॉन कविता, ये कविता सबको पता है। यहां पर भी आंसर है, क्वेश्चन है और अंक भी, पूरे हो गए 20 अंक। सो यहां पर जो स्लो लर्नर रहता है एटलीस्ट उनको यहां पर 18 अंक आना चाहिए, 18 और 17, 15 से ज्यादा बोलो, 15 से ज्यादा समझो। नेक्स्ट जो फास्ट लर्नर रहता है उसको तो 20 के 20 आने ही चाहिए, 20 के 20 आने ही चाहिए। नेक्स्ट यहां पर थोड़ी गड़बड़ रहती है, नेक्स्ट बिट नंबर 2, यहां पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि 12 लेसन से 4 क्वेश्चन पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को क्या समझाना है कि कौन सा पार्ट मुख्य पार्ट है उनके दिमाग में बिठाना बस। और इस 4 प्रश्न में से एक कवि पर से डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली, यह भी नहीं कभी भी आते रहेगा, बस एक कवि पर से डेफिनेटली आएगा। बाकी के 4 प्रश्न है, 2 प्रश्न पद्य भाग, 2 प्रश्न गद्य भाग। उनको मॉडल पेपर भी बताना एक जरूरी, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां से आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट बाद में, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी एक पद्य भाग और एक गद्य भाग। गद्य भाग से, पद्य भाग से 2 देंगे, एक चॉइस, गद्य भाग से 2, एक चॉइस, और बाद में लास्ट का जो बिट है ये भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन यहां पर एक लेटर राइटिंग, नहीं तो नारे, नहीं तो निबंध, नहीं तो पोस्टर, ये सब दिए जाते हैं, यहां से चुनकर लिखना पड़ेगा। कहां चुनकर, जब वो पढ़ते हैं उनके दिमाग में बैठता है, दिमाग से बाहर निकालना है, दिमाग से बाहर निकालकर उस उत्तर, उनका उत्तर लिखना है। हो गया, यहां पर कितने हो गए अंक, 60 अंक होते हैं। 60 अंक होते हैं, यहां पर जो स्लो लर्नर रहता है एटलीस्ट 40 आना चाहिए, एटलीस्ट 40 अंक उनको आना चाहिए। और फास्ट लर्नर जो रहता है उनको 55 प्लस 55 प्लस आना चाहिए। कितने, 55 प्लस आना चाहिए। कहां पर, ए पार्ट ए में, पार्ट ए में। और पार्ट बी जो रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। पार्ट बी जो रहता है व्याकरण अंश है। क्या है पूरा, व्याकरण, क्या है पूरा, व्याकरण, क्या है ना। ओके, यहां पर व्याकरण दिया जाता है। व्याकरण जो होता है समुद्र के जैसा रहता है। फिर क्या करना, कैसे चुना, वहां पर एक एक बूंद को चुनना है, उसमें से, उस समुद्र में से एक एक बूंद को चुनकर बच्चों को सिखाना है। अपन को आता है लेकिन बच्चों को आना चाहिए। परीक्षा हम नहीं लेते, जस्ट बताते हैं, सही बात है ना। सो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बात सुनिए। व्याकरण अंश जो है पहले उनको अर्थ के बारे में पढ़ाना है। इसके बारे में, अर्थ लिख लो प्लीज, नोट इट, अर्थ के बारे में पढ़ाना है। नेक्स्ट यहां पर दूसरा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, विलोम किसे कहते हैं, तो उनको सिखाना है। बाद में बेमेल शब्द, बेमेल तो कंफ्यूज होते बच्चे, बेमेल एंड बेमेल, दैट इज वेरी इजी, बहुत आसान है वो, बहुत बहुत सरल है, आसान नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन
उनको नहीं समझता, तो उनको बेमेल शब्द भी समझाना है। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द तेलुगु में रहता है पर्यायवाची, तो उनको समझ आता है पर्यायवाची शब्द। ओके, नेक्स्ट सही वर्तने वाले शब्द, सही वर्तने वाले शब्द भी उनको अपन समझाना है। नेक्स्ट मुहावरे, क्या समझाना है? मुहावरे। नेक्स्ट शब्द संक्षेप। नेक्स्ट उपसर्ग प्रत्यय, बच्चे कंफ्यूज होता है उपसर्ग प्रत्यय में, सो आप क्या करना है, कैसे बच्चे को समझाने से सरल समझते हैं उसको चुनना है। यूट्यूब ने जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं ना, बहुत सारे रहते, बहुत ढेर सारे रहते, अपन सिनेमा देखते हैं, गाने सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन एक आधा घंटा बच्चों के लिए कैसे समझाएं एक बार सुनो। उसमें बहुत है चैनल्स में, उसमें बहुत चैनल्स दिए गए हैं हिंदी के व्याकरण के बारे में। नेक्स्ट संज्ञा, संज्ञा बोले तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी नामवाचकम కానీ संज्ञा అంటే ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు, तो उनको समझना है, क्या समझना है, नाउन कहते हैं संज्ञा को, संज्ञा इज द నామవాచకం, పేర్లను తెలిపేది అని చెప్తే ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు। ओके, नेक्स्ट सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के बारे में बताना है उनको, एग्जाम्पल लिखना है, उनको समझाना है। ओके, नेक्स्ट क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, क्रिया का डेफिनेशन क्या है, उनको समझाना है अच्छे अंक लाने के लिए। ये सब व्याकरण अंश 20 मार्क के लिए है। नेक्स्ट विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का परिभाषा क्या है, विशेषण के एग्जाम्पल क्या है, ये सब उनको समझाना है। नेक्स्ट क्रिया विशेषण, नेक्स्ट क्या है, क्रिया विशेषण के बारे में भी हम करें, अंकों में लिखना। जानकारी है। नेक्स्ट यहां पर लिंग, लिंग क्या होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहते हैं, कोई कंफ्यूज होता है, कोई एक एक वर्ड रहता है पुल्लिंग रहता है, स्त्री कंफ्यूज होता है, तो पुल्लिंग क्या है स्त्रीलिंग क्या है, बच्चों को समझाना है, अपन को समझता है, लेकिन यहाँ क्या है कार्यक्रम, बच्चों को समझाना अपना टीचर का काम है, टीचर तो समझते लेकिन बच्चों को समझाना अपना काम है, लेकिन बच्चों को समझा लो। नेक्स्ट वचन बदलिए, एक वचन रहता है बहुवचन रहता है, तो वचन क्या है, कौन से एक वचन है कौन से बहुवचन है, ये सब उनको समझाना है। नेक्स्ट संधि विच्छेद, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, सभी एक जैसे लगते हैं, संधि विच्छेद करना कैसे करते हैं उनको सिखा लो। नेक्स्ट समास, तेलुगु में समास रहते हैं, हिंदी में समास रहते हैं, इस समास में द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष, बाकी के भी सिखाओ उनको, छोड़ो मत, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट 3 है। ओके, नेक्स्ट वाक्य भेद, कौन सा वाक्य, कैसा वाक्य, भेद क्या है, वाक्य क्या है, उनको समझाना है। नेक्स्ट कारक, विभक्तुलु बोलते हैं तेलुगु में, कारक तेलुगु में बहुत रहते हैं, हिंदी में क्या है का की के ऐसे ब्लैंक देता है बस, तो उनको 10-12 एग्जाम्पल दे दो, वो आसानी से समझ जाएंगे, सरल हो जाता है उनको। नेक्स्ट काल, काल के बारे में चर्चा करना है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में भी बच्चों से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट विराम चिन्ह, सिंबल्स, सिंबल्स जो रहते हैं उसके बारे में भी हम बच्चों से चर्चा करना है, अल्पविराम क्या है, पूर्ण विराम क्या है, अर्धविराम क्या है, ये सब उनको समझाओ। नेक्स्ट तद्भव रूप और तत्सम रूप, प्रकृति विकृति कहते हैं तेलुगु में, प्रकृति विकृति कहते हैं, इसके बारे में भी आप बच्चों से चर्चा करके उनको सिखा दो। ओके, नेक्स्ट सही क्रम वाक्य, जिगजैग होता है, डिसऑर्डर होता है, उसको एक आर्डर में लिखना पड़ता है, उनको एक आर्डर में लिखना पड़ता है, उसके बारे में भी हम चर्चा, मैं भी करूंगा आप भी करो। ओके, नेक्स्ट यहां पर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये भी हम चर्चा करना चाहिए बच्चों से। नेक्स्ट देशी शब्द, विदेशी शब्द, देशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बच्चों से चर्चा करना चाहिए।
कैसे? विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ करना चाहिए। जैसा मैं कर रहा हूं, आप टीचर है, आप समझ जाएंगे मैं कर रहा हूं, लेकिन बच्चों के सामने कैसा? बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है और उत्तर लेना पड़ता है। सबको शामिल करना पड़ता है इस प्रोग्राम में, हर एक बच्चे को इस प्रोग्राम में शामिल करना। जो अनपढ़ है, जो बुद्धू है, जो क्लेवर है, सबको ला लो इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट, वाच्य क्या है? कर्तव्य वाक्य, कर्मण्य वाक्य रहता है ना तेलुगु में, लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट, पुनरुक्ति शब्द, रिपीटेड वर्ड जो रहते हैं, ये बहुत ही सिंपल है समझने में। रिपीटेड वर्ड, जन जन, चम चम, ऐसे जम जम रहते हैं ना, ऐसे रिपीटेड वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, अंकों को अक्षरों में लिखना, अंक जो रहते हैं उनको अक्षरों में लिखना पड़ता है, और अक्षरों को अंकों में ऐसे भी जाते हैं, बिट पार्ट बी में दिए जाते हैं। तो ये सबके बारे में हम बच्चों से, हम पढ़ते हुए हम भी पढ़ना चाहिए। बिफोर वन डे वी आर एंटर द क्लास, विदाउट प्रिपरेशन वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर पाते। आज मीटिंग है, मैं भी प्रिपेयर हुआ, क्योंकि कैसा आपको बताना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, आपको भी पढ़ाना है और मैं भी पढ़ना है। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं 3-4 प्रकार के रहते हैं। एक बच्चा एक ही बार में समझता है, एक बच्चा 2 बार, एक बार 3 बार समझता नहीं, तो उसको दूसरे ढंग से समझाना है, उसको दूसरे ढंग से समझाना है। तो कैसा बच्चा अपनी बात मानता है, कैसे बच्चों को सरल से आता है, वो पद्धति लेकर उनको पढ़ाना है। ओके, जस्ट पढ़ाने से कुछ नहीं होता, उनको वर्क देना है, पूछना पड़ता है, एग्जाम्पल लिखाना पड़ता है, 2-2 बार चर्चा करनी पड़ती है, सबके बीच तभी उत्तर बाहर आते हैं। उस उत्तर को लेकर बच्चे भी खुश होते हैं। नकराले कनिपड़ा सर, यस वेरी गुड। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, जो बच्चा बुद्धू होता है, उसको अच्छा पढ़ता है, तो उनको क्या करना है? अपन शाबाश बेटा बोले तो वो इतना खुशी हो जाएगा कि खुशी का दावे नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट, यहां पर उसके साथ साथ हम उनको बताना है कि कौन सा पार्ट, 12 पार्ट में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे को। हमारे कौन सा इंपॉर्टेंट है पर पता है ऑलरेडी। बरसते बादल इंपॉर्टेंट है, ईदगाह पार्ट इंपॉर्टेंट है, कनकन का अधिकार इंपॉर्टेंट है, और कौन सा जल ही जीवन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल चक्र दिया जाता है 8 मार्क के लिए, नहीं तो जल की समस्या है के लिए लिखो 8 मार्क के लिए, ये सब दिया जाता है। सो बच्चों को आप पढ़ाना है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्लो लर्नर हो, फास्ट हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसको पकड़ के बैठते, शाम तक पढ़ते रहते, नो यूज, उससे कोई फायदा नहीं। जो बात आने वाली है, जो बात सीखना है, उस बात को आप सही सिखाओ, बस बच्चे को 10 जीपी आपको मिल जाएगा। आपको बच्चे को मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल गए। ओके, नेक्स्ट, उसके साथ साथ क्या करना है, बच्चों की राइटिंग भी इंप्रूव करना है। मैं बोला ना अभी, बच्चों को क्या बोलना, एक बात बोलना बच्चों को, बच्चों आप दूरदर्शन के बारे में लिखो, देखकर लिखो बेटा, देखकर पढ़ते हुए एक बार लिखो, फिर 2 बार लिखो, तीसरी बार क्या बोलना, आप क्या क्या पढ़े वो पॉइंट्स आप बिना देख के लिखो, बस हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो डरते रहते हैं, कभी कभी सर क्या बोलेगा, नहीं तो मैडम क्या बोलेगी, मारेगी। ये ऐसा नहीं, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, अपन का क्या, उनको पढ़ाने का, कैसे पढ़ाने का, प्यार से पढ़ाने का है, प्यार से पढ़ाने का है। जो बच्चा नहीं, तो कभी कभी डांटते हैं ना, फिर बाद में उनको क्या करना, फिर उनको बेटा ऐसा किया, ऐसा हो गया, ऐसा करके तुमको किया, तो वो भी खुश हो जाता है। उनको मारने का कारण, अगर डांटने का कारण, मारने का कारण आप बताना चाहिए, बिना कारण नहीं मारने, कारण रही तो ही मारने, बिना मारे नहीं चल रहा है अभी। क्योंकि बच्चे जो रहे हंसते रहे थे, उनको कुछ नहीं होता। उसके वजह से क्या करना, सबके सामने क्वेश्चन पूछना, सबके सामने क्वेश्चन पूछे तो सब साइलेंस बैठ जाते, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते।
और यहाँ पर हम क्या करना है, हिंदी के लीडर जो रहते हैं 5-5 ग्रुप करना है, क्योंकि 10वीं कक्षा अपन 5-5 ग्रुप में एक एक लीडर बनाना है। क्योंकि वो लीडर जो होता है, अपन जो रहते, एग्जाम्पल समझो अपने क्लास में 50 बच्चे हैं, तो सबको हम देखने से क्या होता, पीरियड टाइम खत्म हो जाता, अपना रहेगा 35 मिनट 40 मिनट, बस 50 जन को आप क्या करना है, जांच पड़ताल करना है। यहाँ पर समय नहीं होता, यहाँ पर समय नहीं होता। सो आप क्या करना, एक एक लीडर को रखना। एग्जाम्पल आज क्या दिए हम, आप वर्क दिए, कुछ वर्क दे दिए, वर्क को बच्चे करे या ना करे, पहले लीडर जो रहते हैं 10 लीडर एग्जाम्पल समझो, या 5 लीडर, वो 5 लीडर उनके जांच पड़ताल कर कर अपने को रिपोर्ट देना कि कौन सा बच्चा पढ़ा, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ा। बाद में हम छोड़ना नहीं उनको, अगर नहीं पढ़ा बच्चा, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, या उसको समझ में नहीं आया, उसको नहीं, या घर में सो गया, ये सब उनको कैसा पढ़ाना, समय पालन भी वॉइस इज क्लियर, रखोगे वीडियो? No, it's fine, no problem, sir. Carry on. हाँ ओके ओके सर। नेक्स्ट समय पालन का भी, क्योंकि हम उनको क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाओ बेटा, टाइम टेबल बना लो कि कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उनको एक टाइम टेबल देना चाहिए, बच्चों को टाइम टेबल देना चाहिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे पाठशाला में मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7 स्टडी वर्क चालू होके 2-3 महीने हो गए ऑलरेडी, 2 महीने कंप्लीट हो गए। क्योंकि बच्चों की एक आदत होनी चाहिए, कब सुबह 5 बजे उठकर रात 10 बजे तक उनका कार्यक्रम जो है करता ही रहे। कौन सा कार्यक्रम, पढ़ने का, लिखने का कार्यक्रम, क्योंकि वो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, उन पर भी हमारा रिजल्ट आधारित है। इसके लिए हम, सर साउंड आ रहा है? It's clear, clear. You can carry on, no problem. Sound is clear. ओके सर, साउंड आ रहा है? ओके ओके, हाँ ओके। नेक्स्ट स्टडी आवर में भी देखो, स्टडी आवर में भी क्या करना चाहिए बच्चों को, वो सुबह सुबह आते हैं, उनका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। क्या करना, उनको जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ाना है, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ाना है। और उसके पहले हम एक कार्यक्रम करना है कि जल्द से जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट करें। पहला हमारा सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली हिंदी, तेलुगु टू सोशल तक आप क्या करना चाहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखे, यहाँ पर नो टास्क कंटिन्यूस क्लास नहीं है हमारे पास, क्योंकि आफ्टर कंप्लीट द सिलेबस वी आर कंडक्ट टास्क। हम टास्क कब रखेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही, क्योंकि बिना कंप्लीट सिलेबस हम कुछ नहीं कर सकते। पहला हमारा कर्तव्य क्या है, लेसन प्लान, एनुअल प्लान है ना, उसका देखकर अपना पहला सिलेबस कंप्लीट कराओ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप जितने टेस्ट रखेंगे उतना टेस्ट रखो। उस टेस्ट से बच्चे की क्या होना चाहिए, नॉलेज इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं बोले, సార్ ఏం ఎగ్జామ్ పెడుతున్నా ఊకే పెడుతున్నారు ఇట్లా అనద్దు మళ్ళా। तो गैप देते हुए उनको एग्जाम रखना चाहिए, और उनकी प्रिंसिपल सर के लेके जाकर मार्क्स के बारे में चर्चा भी करना चाहिए, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। कोई पढ़ता है, कोई ऊपर ऊंच नीच होता है, कभी ऊपर नीचे होते हैं बच्चे, कोई एक बार हाई मार्क्स, एक बार लो होता है, लो अप लो अप। तो टेस्ट कैसा रखना है, लेसन के एक एक लेसन एक एक टेस्ट रखो, एक एक लेसन एक एक टेस्ट, एंड वन डे टोटल पार्ट भी 20 क्वेश्चन ऐसा रखना चाहिए। एक दिन छुट्टी पत्र के बारे में रखना चाहिए, एक दिन निबंध के बारे में, एक दिन नारे के बारे में, एक दिन पोस्टर, एक दिन पॉम्पलेट, इसके बारे में एक एक दिन रखो आप टेस्ट। रखने से क्या होता है कि बच्चों को परीक्षा से डर भाग जाता है। पहला
परीक्षा से बच्चा नहीं डरता, क्योंकि वो जो बच्चा डरेगा वो जो पढ़ा वो भी भूल जाएगा। पहले हम क्या करना चाहिए, बच्चों को परीक्षा से डराव से बाहर निकलना है। पहले बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकालेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो परीक्षा से नहीं डरेगा, ऑटोमेटिक जाएगा, लिखेगा, आ जाएगा। अगर वो नहीं लिखा परीक्षा बराबर तो क्या हो जाएगा, वहां पर डर जाएगा। उनको सब दिख रहा है क्या? you're struck, voice is strucking, once check once, वॉइस स्ट्रक हो रहा है पूरा आपका, देखिए हाँ एकदम वॉइस एंड वीडियो दोनों स्ट्रक हो रहा है, शायद हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो अदर पर्सन यू कैन गेट रेडी, आपके बाद इसके बाद बात करने वाले आप तैयार हो सकते हैं, जो भी अपने आप आगे आना पड़ेगा आपको, यू कम फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन। सुबह मध्याह्नम सर, मैं मल्लापुर ब्रांच से रंजीता बोल रही हूँ। मैं सुबह मध्याह्नम सर, मैं मल्लापुर ब्रांच से रंजीता बात कर रही हूँ सर। मैं 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को हिंदी क्लास लेती हूँ सर, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज की। तो मेरा ये मुद्दा है सर, जहाँ तक सर ने बताया कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी है अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार, तो मैंने भी कुछ यहाँ पर लिख के रखा है सर। जैसे कि बच्चों को तो पहले अपने अनुसार हर पाठ का पठन करने से उनको उत्तर लिखने में आसानी होगी। अगर वो पाठ का पठन सही तरीके से नहीं करेंगे तो उत्तर लिखने में भी परेशानी होगी। अगर वो अच्छे से हर पाठ का पठन करेंगे, कहानियों को अच्छे तरीके से अपने जहन में उतारेंगे, तो मेरे ख्याल से वो उत्तर भी सही तरीके से देंगे। और जहाँ तक सर ने बताया, मैं उनसे सहमत हूँ कि हर पाठ के कवि परिचय को भी उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कुछ-कुछ कवि हैं, जैसे हैं प्रेमचंद्र जी, मनु भंडारी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीर जी, रहीम जी, इन सभी के कवि परिचय को, और कवि परिचय जो है सर वो आधा रहता है, और कभी-कभी हमारे अनुसार साहित्यिक परिचय के बारे में भी पूछा जाता है, जो 5 अंकों के रहते हैं। उन साहित्यिक परिचय को भी अपने अनुसार बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनको मार्क को आगे स्कोरिंग करने में आसान तरीके से वो स्कोर कर सकते हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज में सर जहाँ तक है, अलंकार, छंद और ये सब भी है सर। अलंकार, छंद, तो अलंकार और छंद को भी उन लोगों को समझाना पड़ता है कि अलंकार क्या है। जिस तरीके से एक स्त्री को आभूषण करके तैयार कर सामने किया जाता है, उसे अलंकार किया जाता है। उसी तरीके से कविताओं को भी शब्द के अलंकार को सजाकर, शब्दों को बनाकर अलंकार किया जाता है। जैसे कविता में त्रिन त्रिन, छन छन, उसी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं कि अलंकार है क्या। और प्रश्नोत्तर के जरिए सर जैसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न। तो लघु प्रश्न में हमारे रहते हैं सर सुनिए बोलिए के प्रश्नोत्तर रहते हैं, जिसमें 3 या 4 मार्क्स के, 3 या 4 अंकों के उत्तर पढ़ने पड़ते हैं। अगर वो पाठ का पठन सही तरीके से करेंगे तो आसान तरीके से वो 3 या 4 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जहां तक दीर्घ प्रश्न का अंतर है, अगर वो पाठ के सारांश को पढ़ेंगे, सारांश को पढ़ना बहुत मेन मुद्दा है सर। सारांश को पढ़ेंगे तो वो आसानी से दीर्घ प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। और उपवाचक है सर जहां तक, तो उपवाचक में भी अगर वो पाठ का पठन करेंगे तो उपवाचक जहां तक वो लोग को पढ़ने में आसानी होगी, तो पहले तो उन्हें मात्राओं का अनुसरण सही तरीके से करना है, क्योंकि वो लोग कभी अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं, कभी चंद्र बिंदु लगाना भूल जाते हैं। तो पहले तो हमें बच्चों को मात्राओं का सही तरीके से पठन कराना जरूरी है। धन्यवाद सर।
तो थैंक यू रचिता मैम, बहुत बढ़िया Thank you, इन्फॉर्मेशन दिया। राजाराम गारू, यू वांट टू कंटिन्यू और शैल Yeah, okay, sir. I'm continuing. just please sir, please close it because others are waiting sir. there. Prasad sir is there. Okay, okay. So many other seniors Okay. are there. You finish up fast. Okay, sir. Yeah. Okay, okay, okay. एक बार देखिए, एक बार इनका नाम है के हासिनी। इन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 50, 49। वाओ। हाँ या इन्होंने देखो एक बार हस्ताक्षर कितने अच्छे लिखे हैं, इनका हैंडराइटिंग जो है, और यहाँ पर इन्होंने चित्र भी दिया गया है। वाह। नो मिस्टेक्स इन दिस पेपर। सो ऐसे भी बच्चे रहते हैं हमारे पास, सो एक भी मिस्टेक नहीं करते। अगर ऐसे बच्चे रहते हैं हमारे पास, उनमें अभी मैडम जी बोले थे कि वो सही ढंग से न लिखते, वहां पर हमने ही गलती किया है। कैसी गलती? कभी कभी हम भी गलती करते रहते हैं, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो है, पढ़ाते समय हिंदी तेलुगु बराबर नहीं होती। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं एक बार। आ बोलते हैं, एक्चुअल आ बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं क। का बोलते हैं इसको, बिना मात्रा लगाए हम का करके पढ़ रहे हैं। यहां पर ये क्या है? क। क्या है ये? क। और ये है अ। आ। यहां पर हम मात्रा नहीं, लेकिन हम मात्रा लगाकर पढ़ रहे, आ ऐसे पढ़ा रहे। सो बच्चे को क्या हो रहा है, यहाँ पर तकलीफ हो रही है। कब? जब वो बच्चा हाई स्कूल में आते ही सबको मात्रा लगा देता है, आ का की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा। जहां मात्रा न रहती वो लड़का देता है मात्रा, वो चले जाता है। सो जब प्राइमरी में पढ़ाते हैं तभी कैसा तेलुगु के जैसे नहीं पढ़ाना, अ क ऐसा मात्रा, का आ ऐसा पढ़े तो बच्चे क्या लिखते समय भी क्या करते हो, सबको मात्रा लगाते लिखते रहते हैं। हम वैसे पेपर में जब मिस्टेक ढूंढते हैं ना, वो मात्रा ही मिस्टेक रहते, ई की मात्रा ई लगा देता है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा लगा देता है। सो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है बच्चों को। तो क्या करना, जो हम पाठ पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय ही मात्रा कैसी है वैसा ही पाठ पढ़ाना। जहां वहां पर क्या लिखा है, वहां पर क्या पढ़ाना है, जो लिखा है वही पढ़ना है अपन को। लेकिन अब क्या करते हैं अपन तेलुगु ऐसे का आ मा रा ऐसे पढ़ते, र अ ख ग छ झ ऐसा पढ़ना। अपन क्या बोलते हैं? जा का मा रा। देखो बच्चे क्या होते हो, मात्रा लगा जाते, सबको मात्रा लगा जाते हैं, वहां पर अंक क्या कम हो जाते हैं बच्चों को। सो ये भी गलती को अपन टीचर समझना चाहिए, क्योंकि ये क्या छोटी छोटी गलती बड़ी होती है, छोटी गलती भी बड़ी गलती हो जाती है, और बच्चे अंक क्या थोड़ी कम प्राप्त करते हैं बच्चे। क्यों? यहां गड़बड़ी क्या हुई, मात्रा की गड़बड़ी ज्यादा हो गई यहां पर। सो पढ़ाते समय ही सही ढंग से हम पढ़ाए, सही ढंग से हम पढ़े, सही ढंग से बच्चों से पढ़ाए। सो ऐसे करने से क्या होता है, बच्चे में जो जाती है बच्चों की, कहाँ है, कहाँ मात्रा नहीं लगाना है, कैसा लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। यहां पर हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय बच्चों को बताना है कि पैराग्राफ चेंज करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहां पर शुरुआत करते हैं और यहां पर एंड करते हैं। अपन को वहां पर कामा नहीं रहता, फुल स्टॉप नहीं रहता, कुछ रहता, पैसा रखता है कि पढ़ने में तकलीफ होती है अपन को। सो क्या करना, कहां पर फुल स्टॉप है, कहां पर मात्रा है, कहां पर पैराग्राफ चेंज करना है, कितने लाइन के बाद चेंज करना है, ये सब उनको बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे पढ़ाने से क्या होता है कि जो जांच करने वाले, हमको पता है कि एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है, ये अच्छा नहीं पढ़ता अपन देखते, लेकिन 10वीं कक्षा में जो जांच करते हैं पेपर, उनको कुछ नहीं पता कि कौन कैसा है। सो इसलिए क्या करना है, अपन इस गलती को यहां पर भी आज ही दबाव डाले और रुका डाले, और नई पद्धति को अपन अपना लिया आज से ही। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं गद्य भाग या पद्य भाग, उस पद्य भाग गद्य भाग के लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय कवि परिचय, उस पाठ का कवि परिचय जो रहता है 2-3 लाइन, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स लिखना पड़ेगा। क्योंकि जांच करने वाला जो होता है
कवि परिचय देखती क्या होता, फिदा हो जाता है वो। उसको लगता है कि इस बच्चे को इस पाठ के बारे में जानकारी है, इस पाठ के बारे में जानकारी है करके उनको ऑलरेडी पता चलता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन कहते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, कवि परिचय। पर फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, कवि परिचय है। अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, कवि परिचय। यहां पर कौन सा, जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं गद्य भाग या पद्य भाग, जरूर जरूर से जरूर एटलीस्ट 2-3 लाइन्स कवि परिचय लिखकर और पैराग्राफ बदलकर विषय लिखकर 2-3 पैराग्राफ लिखने से क्या होता है, दिखने में भी सुंदर लगता है पेपर, लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। मार्क्स भी आते हैं, 8 के 8 अंक, 8 के 8 अंक आ जाते हैं। ऐसे बढ़ने से उनको A1 ग्रेड मिलता है। यहां पर अपना A1 ग्रेड करता है 90 से 100, मालूम है हिंदी में रिमेनिंग आर 91 to 100, बट हिंदी 90 to 100 ओनली, 90 to 100। एंड यहां पर और एक बात रहती है, रिकॉर्ड जो रहते हैं अपने फॉर्मेट क्वेश्चन में 20 अंक दिए जाते हैं। हम क्या करना, अधिक से अधिक अंक देने के प्रयास करना। यहां पर सोचो 50 बच्चे हैं या 30 है या 20 है, एटलीस्ट यहां पर 18 बच्चे को 20 के 20 अंक देना। 1-2 बच्चे रहते हैं उनको 19, 18 दे, लेकिन 10, 11, 13 ऐसे कभी नहीं देना, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, फिर अपने हाथ से अपने उसको फेल कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करने का। ओके, एग्जाम्पल बताता हूं, रिकॉर्ड एक। देखिए यहां पर समेटिव ऑलरेडी दिख रहा है क्या, ऐसे एक बार क्या करना, उनको अच्छे से हस्ताक्षर से लिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ साथ यहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी क्या दिया गया है, परीक्षा, लघु परीक्षा रहती है। इस लघु परीक्षा में भी क्या देना, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न हमारे एनुअल में आने वाले हैं, उस प्रश्न को यहां पर दे, क्योंकि ये देख कर लिख रहे हैं बच्चे, ये देख कर लिख रहे हैं ना। सो उनको बोलना कि बेटा देख कर लिखो लेकिन पढ़ते लिखो, देख कर लिखो लेकिन अच्छे हस्ताक्षर से लिखो, पढ़ते हुए लिखो। मात्राएं, कामा जो रहते हैं, सबको सिंबल्स रहते हैं ना, वो देख कर लिखो बेटा करके बोले, क्योंकि वो सी एंड राइट देख कर लिखने का है। तो यहां पर 20 अंक दिए जाएंगे। मैडम बोलिए। सर अभी आप देख के लिखने के लिए बोल रहे हैं, अगर एमईओ ऑफिस से कोई चेकिंग के लिए आएंगे, अगर डायरेक्ट बच्चे को अगर जवाब पूछेंगे, बच्चे तो दे नहीं पाएंगे ना सर। हाँ भाई, हाँ वही यहाँ पर मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि वो आते ही पहले प्रिंसिपल सर से बात कर लेते, हमारे यहाँ ऐसा होता है। ओके, लेकिन ऐसा कोई होता तो क्या करना, आप जो बच्चा पढ़ता है ना उसकी किताबें वहां पर रखना जांच करने के लिए। ऑफिस से आते हैं ना, जो बच्चा पढ़ता है उसके बुक्स उनको देना। वो सब नहीं देखते, 4-5 देखते, बस 3-4 ऐसे। वो भी उनको, हम भाग्यशाली है, हिंदी नहीं देखते ज्यादा, दे नॉट चेकिंग हिंदी बुक्स, दे आर चेकिंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। हिंदी कम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। हमारे पास तो अभी तक हिंदी ओपन ही नहीं किए, पूछे भी नहीं 3 साल से। सर किस्मत का खेल बोल नहीं सकते ना सर, कभी भी कोई भी बुक चेक कर सकते हैं, इस तरह ओवर कॉन्फिडेंट भी हो नहीं सकते ना सर। हाँ सही बात है, इसके लिए क्या बोल, हाँ वही बोल रहा हूँ सर। इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सुनिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप बोल रहे कि देख के लिखने के लिए, बट उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले से दे रहे कि क्या प्रश्न हम टेस्ट में दे रहे हैं, और वो लोग उसी को थरोली पढ़ के आ रहे हैं और लिख रहे हैं, जिसको हम एनुअल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो जाएगा। इंस्टेड की इनको ये नहीं, मतलब सॉरी आपको मैं टोक रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है, उनको लग रहा है कि इस तरह देख के लिख सकते हैं, तो वो लोग एक माइंडसेट में रह जाएंगे कि ठीक है देख के लिखने से 20 आ ही रहे। इससे अच्छा है कि आप 4 प्रश्न को बोलिए, कोई भी वार एग्जाम के हो या नहीं तो हमारे रिवीजन एग्जाम के हो, उन्हीं प्रश्नों को आप दीजिए, उनको बोलने के कि
उनको ही प्रिपेयर करके आए, उन्हीं को बिना दे के लिखेंगे तो हमारा भी हिम्मत बड़ा रहेगा। और वो मैडम ओके मैडम ओके। मैं क्या इसलिए मैं पहले बोला था कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कवि परिचय और बड़े बड़े प्रश्न है ना उनको, क्योंकि आप बोले किस्मत अच्छी नहीं रहेगी, पूछेगा बड़ा क्वेश्चन देंगे, बोल नहीं सकेगा वो। इसके लिए क्या बोलने का, क्या देने का, कवि परिचय है, छोटे प्रश्न है उनको देने का। नेक्स्ट 10 अंक 10 मार्क क्वेश्चन आंसर, 10 मार्क पार्ट भी देने का, पार्ट भी तो आ जाएगा वहां पर। विलोम शब्द दे दो, बेमेल शब्द दे दो, कोई इजी आसान रहेगा। वो पूछेगा तो बच्चा बचाएगा, बता देगा। अगर हम 4 प्रश्न जो रहते हैं या 3 प्रश्न रहते हैं, एक कवि परिचय दे दिए, एक कवि परिचय, अगर 2 क्वेश्चन दे रहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को पता है वो दे देना। लेकिन एक एक बच्चा क्लास में ऐसा रहता है, कितने भी दो वो भगवान है, भगवान बस वैसे ही बैठता है वो। ओके, ऐसे बच्चे को हम थोड़ा संभालना चाहिए उस समय। ओके मैडम, राइट, आपके क्वेश्चन अच्छा है। ओके राइट, नेक्स्ट यहां पर उसके साथ साथ हम जब क्वेश्चन पेपर, जब अपन परीक्षा में क्वेश्चन पेपर जब देते हैं, बच्चों को कहना कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को पूर्ण पढ़ो, पहला आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद ही आप स्टार्ट करना। क्या क्या बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं मैं क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तकड़ लिखते हैं, फिर कंफ्यूज होती है। फटाफट लिखने का नहीं, उनको बोलने का बेटा 10 मिनट जांच पड़ताल करो पेपर की, पहले पूरे क्वेश्चन आए कि नहीं देख लो, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है देख लो, या कौन सी क्लास का पेपर आया देख लो। देखने के बाद जो प्रश्न आपको आता है वो लिखो। इससे पहले मैं क्या करता हूं कि ऑर्डर वाइज लिखना ही अच्छा है, क्योंकि करेक्शन करने वाला जो रहता है वो पेपर देख देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। सो यहां पर भी उनका दिमाग बराबर नहीं चलता। सो यहां क्या करना चाहिए, सीक्वेंस वाइज लिखना ही अच्छा है मेरे ख्याल से। नॉन पैसेज, अननोन पैसेज, पोएम, 4 क्वेश्चन, पद्यभाव क्वेश्चन, गद्यभाव क्वेश्चन एंड लास्ट जनरल क्वेश्चन। सो ऐसा लिखने कि क्या होता है कि उनको पता रहता है कि कौन सा मार्क कौन सा है। लेकिन अब एक क्वेश्चन इधर ये उधर नीचे ऊंचे लिखने से क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ी होती है करेक्शन करने में। हम भी वो गड़बड़ी सहन करते हैं पाठशाला में और कक्षा में, कोई बच्चे रहते हैं ऐसे लिखते, उनको बताना है कि बेटा सीक्वेंस से लिखो, लेकिन देख कर सोच समझ कर लिखो, ऐसा बोलना है। और जो क्वेश्चन हार्ड रहता है उसके बारे में एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार सोच, क्योंकि यहां पर 4 मार्क्स क्वेश्चन जो रहते हैं, यहां पर चॉइस नहीं दिया गया है, यहां पर चॉइस नहीं दिया है, 4 के 4 लिखना है, 4 के 4 लिखना है सेकंड बिट में। सो यहां पर जो 4 क्वेश्चन जो रहते हैं, अपन जो पाठ्य पुस्तक में रहते हैं ना, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना है। पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन ही एकदम सही क्वेश्चन से परीक्षा के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं वैसा। मेरे 17-18 आए हैं 10G पे हिंदी में, तो आई एम फील वेरी हैप्पी। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं 20 के ऊपर, 20 प्लस। सो आप भी, आपके बच्चे जो रहते हैं डबल डिजिट में आना चाहिए 10G पे, डबल डिजिट, क्योंकि हम गर्व से रहना समझे, कैसा गर्व से रहना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में हमारे बच्चे 10 GB प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करो, उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क कर कर, टीचर प्लस छात्र इज इक्वल टू रिजल्ट, ऐसा होना चाहिए लास्ट। ओके, सो अंक प्राप्त करने के लिए ये सब बहुत सुविधा है। और टीचर भी क्या करना चाहिए कि बच्चों को कैसे समझाना है, अगर आपको पता है वो आइडिया उनको ऐसा वो बच्चा नहीं समझ रहा है, सो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है ग्रामर के बारे में, सुनना 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 सुनना, उनको बताना बताना बताना, क्योंकि ऑलवेज टीचर्स आर लर्नर्स। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपडेटेड वर्जन हो रहे हैं, बच्चे नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनका दिमाग नया नया हो रहा है। सो टीचर भी बच्चे के साथ ही दिमाग को बढ़ाना है, टीचर को भी बच्चे के दिमाग के साथ ही चलना है। अपन आता है अपन बोलते हैं, लेकिन बच्चे को दिमाग में जो बात हम बोलते हैं चिपक जानी चाहिए, कैसी फेविक्विक की तरह। ओके, एंड यहां पर और क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबको एक टाइम टेबल बोला ऑलरेडी में,
सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक टाइम टेबल बच्चों को देना चाहिए, और हम भी रैंडमली कॉल करना चाहिए बच्चों को, रैंडमली कॉल करके पेरेंट्स को कॉल कर रहे, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, उनकी हालत क्या है, एक एक परीक्षा रख रहे हैं, परीक्षा के बारे में बच्चे की सुधार आ रही या बिगड़ जा रहा है, ये सब देखना चाहिए। बच्चे का अंतर देखना चाहिए, मार्क्स के अंतर। और एक लेसन दिया बच्चे में मार्क्स फुलाए, लेकिन 2-3 लेसन दिए बच्चों को कम आ रहे हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, पूरा बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हमारे माइंड में छिपना चाहिए। पहले एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल राजू है हमारे कक्षा में, राजू अच्छा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, उसका डिटेल पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट सरिता है, बहुत अच्छी पढ़ रही है, उसके बारे में भी डिटेल्स होना चाहिए, क्यों अच्छी पढ़ रही है, क्यों नहीं पढ़ रही, कहां पर लैक हो रहा है, कहां पर गलती कर रही है, जो अनपढ़ बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसको क्या सिखाना है। ग्रुप बना लो ऐसा, डलर्स ग्रुप, क्लेवर ग्रुप, एवरेज ग्रुप बना के सबको कौन सा प्रश्न देना है वो उनको दे दो और पढ़ाना है, और अच्छे अंक प्राप्त करना है। 100% मिल रहा है। कितना? बच्चे 100% पास होना चाहिए हर पाठशाला में, राइट। हर पाठशाला में कितना? 100% होना चाहिए। राजाराम सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली विल गिव सम मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स आल्सो। आप तो कुछ छोड़े ओके नहीं सर, ओके। आप तो कुछ छोड़े नहीं टीचर्स बताने के लिए, जो है सब कुछ बता दिए आप। रियली वेरी ओके सर, थैंक ग्रेट। यू। सो इफ एनी अदर टीचर्स कैन स्पीक, यू कैन स्पीक। प्रसाद गारू और एनी अदर्स, इनका अभी कुछ बोलना है आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम व्हाट राजाराम सर टोल्ड। अभी आपका आइडिया कुछ है तो शेयर कर सकते हैं आप। हाँ, आपके पास कुछ आइडिया हो तो शेयर करो, मैं भी शेयर करेंगे ऑल आर लर्नर्स हियर। या डेफिनेटली सर, गिव चांस फॉर अदर्स आल्सो। या आप तो सब ओके कुछ सर, बोल दिए, आप तो सब कुछ बोल दिए, कुछ छोड़े रहे आप तो। हाँ प्रसाद सर, क्या है सर? सर बीरामुड़ा ब्रांच से बात कर रही हूँ। विच ब्रांच प्रसाद गारू? जियामुड़ा? बीरामुड़ा ब्रांच। बीरामुड़ा ना, ओके सर, बोलिए सर गद्यांश जो फुल टू फुल आ सकते हैं, सो उसमें बच्चे क्या करते हैं, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लिखते हैं, ऐसा मत लिखना चाहिए। सो उसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा बोलते हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन, कैसे, कौन से पार्ट से लिया गया है और उसका शीर्षक क्या है, ये याद रखना चाहिए। इससे अपने उनको 5 to 5 मार्क्स कंपलसरी आ जाते हैं। गद्यांश के लिए कंपलसरी 5 मार्क्स आ जाते। हेलो, क्या कह रहे हैं सर? कह रहे गद्यांश के लिए ऐसा एक अननोन पैसेज रहते हैं, उसको 10 मार्क्स सर, ऐसा ही उसके लिए। और एक अब काल में भी देखिए टेंसेस, सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। सो काल सर वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। ये इजी मेथड क्या है, वर्तमान काल लास्ट सेंटेंस के पीछे है बोल के आते, ये इट इज इन द प्रेजेंट टेंस, यू हैव टू से वर्तमान काल में है बोल के बोल सकते वर्तमान काल। भूतकाल था, महाप्रांत था, थे, थी, वैसे आ जाते हैं, ये भूतकाल में है बोल के मालूम कर सकते। और भविष्य काल में गा, जाएगा, जाएगी स्त्रीलिंग, और जाएंगे प्लूरल। ऐसे ये काल के बारे में आप बोल सकते हैं, अच्छा कौन सा काल में है ये पहचान सकते हैं। और प्रत्यय और उपसर्ग में सफिक्स एंड प्रीफिक्स यू आर सेइंग इन इंग्लिश। सो उपसर्ग, अब अल्फाबेट का ऑर्डर में उपसर्ग फर्स्ट उ आ जाता है और प्रत्यय लास्ट आ जाता है। इन दी अल्फाबेट में आफ्टर आता है। सो उपसर्ग बोले तो पहले अक्षर, जो संधि अलग कर दिए तो पहले एक या दो अक्षर आ जाता है, उसके उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, सो ऐसा लिखते हैं। सो ये उपसर्ग और प्रत्यय। और जो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द,
से अकॉर्डिंग टू उत्पत्ति के आधार शब्द 4 प्रकार के रहते। जो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। जो तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी शब्द ऐसा पढ़ा सकते हैं। और बनावट के आधार से 3 प्रकार रहते हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द मेन वर्ब रहता है, ये रूढ़ि शब्द। यौगिक शब्द उसको संधि अलग कर सकते, सो उसको अलग अलग। पाठशाला, जो पाठशाला जो है, पाठ प्लस शाला, सो पाठ बोलो तो मीनिंग अलग आ जाता है, शाला बोलो तो भी मीनिंग अलग आ जाता है। ये यौगिक शब्द ऐसा बता सकते हैं। और पुनरुक्ति शब्द जो है, जो बार बार रिपीटेड वर्ड, बार बार रिपीटेड होता है, उसको पुनरुक्ति शब्द बोलकर बच्चों को पहचाना। और कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, 8 कारक रहते हैं। इसमें कारक का, के, की आ जाते, ये पहचाना। और व्याकरण में और देखिए समास, समास में तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 3 ज्यादा पूछते हैं। तत्पुरुष समास का, के, की आए तो ये तत्पुरुष समास बोलकर बता सकते हैं। द्वंद्व समास डबल आ जाता है, 2। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये द्वंद्व समास। और द्विगु समास के लिए काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं, इसको द्विगु समास में है बोलकर बता सकते हैं, ये द्विगु समास। और एक क्वेश्चन पार्ट बी में शब्दकोश के अनुसार आ जाते हैं। शब्दकोश से डिक्शनरी, शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी के आधार पर, सो इसके अनुसार अपन बच्चों को बता सकते हैं। और बेमेल शब्द, आड वर्ड, इट इज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, सो बेमेल शब्द ऐसा बता सकते हैं। काल। और बच्चों को लेटर राइटिंग, एक लेटर राइटिंग में एक, और स्लोगन्स, नारे पूछते हैं लास्ट में, नारे स्लोगन्स पूछते हैं। सब वार्तालाप, कन्वर्सेशन एक पूछते एक बार। और विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट एक पूछते। निबंध एक बार निबंध भी पूछेगा। ऐसा करने से बच्चों को फुल टू फुल मार्क्स आ जाता है। सही। सो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रसाद गारू फॉर गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रामर। और कोई है बात करने वाले जो शेयर कर सकते हैं? यू कैन शेयर द व्यूज। कोई भी टीचर, कोई किसी भी ब्रांच से बात कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज विल क्लोज। इफ एनी टीचर इज देयर प्लीज कम फॉरवर्ड, इफ नॉट विल क्लोज द सेशन। जो भी आपको जानकारी पूरा राजा राम जी दे दिए, अब जो थोड़ा बचा हुआ है प्रसाद सर दे दिए, और बीच में रजिता मैडम शेयर समथिंग। सो होप आप तो कुछ तो सीखे होंगे। हैंड रेज हुआ है, मैडम बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। मैं बच्चों को कभी कभी समास के बारे में याद नहीं रहता है सर। जी। तो जैसे कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तो उसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, नाम बोलने नहीं पाते हैं। तो मैंने उन लोगों को इस तरीके से समझाया है कि जैसे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का आधा 6, तो समास 6 है, तो उनको 6 भागों में विभाजित किया है मैंने। द्वंद्व अब तक, मतलब द्वंद्व मतलब द्वंद्व समास, द्विगु समास, अब मतलब अव्ययी भाव, ब मतलब बहुव्रीहि, तत् मतलब त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। तो ये 6 भागों में विभाजित किया है। द्वंद्व अब तक लिखने से उनको ये याद रहेगा कि 6 तरीके के समास है। और जहाँ कारक विभक्तियों का है, वहां मैंने ये बनाया कि ने को, से का, में, हरे। जैसे ने को, से का, में, हे। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में, संबंध का के की, संबोधन हे, अरे, अजी। सो ने को, से का, में, हे, अरे, अजी। सो इस तरीके से भी उनको आसानी से समझने में, उनके दिमाग में आसानी से पहुंच सकता है। जैसे एक तरीके से गाने की तरीके से भी बता सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, इससे भी उन्हें समझने में आसानी होगी। ये मेरा एक बात था आपके सामने रखने का सर। धन्यवाद। वेरी गुड रचिता, वेरी गुड। मैडम कंवलजीत मैडम, आप कुछ बोलना कर? कंवलजीत कौर मैडम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सर सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन। आप कौन सा ब्रांच का है मैडम? किशन बाग सर, किशन बाग ब्रांच। राइट। और सर सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बट जो मेन है विराम चिन्ह, बच्चे वही नहीं लिख पाते हैं, डायरेक्ट उनके आंसर्स और डायरेक्ट पैराग्राफ। तो जहाँ पे विराम चिन्ह क्या है, एक पैराग्राफ की खूबसूरती है, मतलब वो एक चीज दिख के आया तो उसमें गलतियां जो है थोड़ी छुप जाती है बच्चों की। एक हैंड राइटिंग जिस तरीके से कहा, मतलब ये जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं सर, तो बच्चे क्या करते हैं पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप लगाते हैं, बट वो फुल स्टॉप नहीं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि पूर्ण विराम की जगह नीचे डॉट लगाते हैं, जो विस्मय आदि बोधक होता है, तो वो भी गलत है। तो उनको वो बताना है कि विस्मय आदि बोधक कहाँ लगना है बेटा, मतलब, और कहाँ पूर्ण विराम, और कहाँ पे अल्प विराम, मतलब कहाँ अगर कंटिन्यू हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें कॉमा लगना कैसे। तो ये भी बहुत जरूरी है सर। या गुड मैडम, गुड पॉइंट है। बस कोई मैं बात करना इतना चाहता ही, है? बोलिए बोलिए। थैंक यू सर, मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँ क्योंकि मेन है ये क्वेश्चन पेपर में सबसे मेन यही है। सही सही है, करेक्ट है। ओके बेसिक बेसिक से होता है। ओके, थैंक यू सर। एनीवन? Nandini madam, anyone want to talk? Manasa, Nandini madam, Hamida, is here. Hi Raj madam, anybody want to share anything? Or shall we close? Madam, tell me madam. Nandini madam, please. नमस्कार सर, मैं राइकल बैंक से बोल रही हूँ सर। कार्यपत्र के बारे में एक बार बताइए सर। हिंदी में कार्यपत्र अलग होता है, तेलुगु में अलग होता है सर। मैडम आपका एको आ रहा है, शायद आपके रूम में और एक भी लॉगिन किए हैं, दोनों का वॉइस मर्ज हो रहा है। अभी अभी बताइए। అసలు వస్తుంది వస్తుంది అలా मैम आपकी आवाज रिवर्स आ रही है। सर मुरली सर आपका म्यूट है, मुरली सर आपका म्यूट है। हाँ, मैं तो म्यूट ही हूँ। राइट। ఇది మ్యూట్ ఒకవేళ हाँ मैडम, कैरी ऑन, नाउ यू आस्क। అది జీరో అయిపోయింది। नंदिनी मैडम आप पूछिए, आप जो पूछना है पूछिए। कार्यपत्र के बारे में सर। करपत्र मीन्स लेटर में भी ना, लेटर। somebody can you explain about the doubt? बताइए सर। आपका रीसाउंड आ रहा है बहुत, आई डोंट नो व्हाई। शायद Any others? Any query from any branch? Okay, anyway, we'll wind up here. So अभी तो बहुत सीख लिया होंगे। Very good explanation from Raja Ram Garu, followed by Rajita madam, Prasad sir and Kanwaljit madam. So this is only first stage, पहली बात है। आगे और बात करेंगे अपने 10th क्लास के बारे में। अभी जो भी queries है we can have in the analysis meeting also there. वहां भी हम लोग मिलेंगे, तब भी डिस्कस कर सकते हैं। There are so much time is there, but this is the only starting. ये जो भी है ना इनिशियल है। अभी we can find so many good teachers, those who share their views. So with this teamwork, we have to get the maximum 10 by 10s. We have totally देखे 2000 बच्चे हैं अपने पास, 2100 बच्चे हैं 10th क्लास का। अभी जितना 10 by 10 ला सकते हैं उतना लाना है इस साल में। It is a challenging year, so it is possible with you only. आप सब लोग मेहनत करेंगे ग्राउंड लेवल में, will support from here so that you can get the good response, right? So thank you very much, सबको धन्यवाद। Thank you all of you.